नमस्कार दोस्तों, अल्फा ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर आरएएस मेंस की रिवीजन सीरीज़ चलती आ रही है। आज उसी में आगे बढ़ते हुए हम करने वाले हैं लॉ फॉर आरएएस मेंस। तो चलिए पहले एक बार सिलेबस पर नज़र डाल लेते हैं। ये है मेजरली आपका सिलेबस, जो कि 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है और इसे हम कंप्लीट करने वाले हैं 3 लेक्चर्स में। तो सबसे पहला टॉपिक जो आता है आपका वो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉ। उसमें हम कवर करेंगे ओनरशिप एंड पोजेशन, पर्सनैलिटीज़, लाइबिलिटीज़, राइट्स एंड ड्यूटीज़। नेक्स्ट टॉपिक है कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज़। इसमें हम कवर करने वाले हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, इसमें कि साइबर क्राइम्स और उनसे रिलेटेड टॉपिक्स भी इंक्लूडेड रहेंगे। थर्ड आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसमें भी इसका टाइप्स, कॉन्टेंट्स, पर्पस सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। थर्ड आता है क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है और इससे जनरली हम देखते हैं कि क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्शुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेज एक्ट और चाइल्ड लेबर से इंक्लूडेड भी कुछ लॉज हैं जो कि हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट। और लास्ट जो हम कवर करेंगे वो रहेगा आपका इंपॉर्टेंट लैंड लॉज इन राजस्थान, जिसमें कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट और राजस्थान टेनेंसी एक्ट हम कवर करेंगे। ये आपका सिलेबस है हिंदी में, जिसे आप एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 1। तो आज जो हम डील करने वाले हैं वो रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। देखिए, वैसे तो अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ देखें तो ये बहुत ही मेजर और वास्ट टॉपिक है, बट हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जो कि एक्चुअली एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो हमने उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आपके लिए डिज़ाइन किया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हम आज पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, ओनरशिप एंड पोजेशन। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक मतलब बता देना चाह रही हूँ ताकि आगे इस चीज़ में आपको प्रॉब्लम ना आए। ओनरशिप क्या होती है? किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा राइट होना, और वो प्रॉपर्टी किसी भी तरह की हो सकती है, टेंजिबल हो सकती है, इनटेंजिबल हो सकती है। ये कुछ जो फैंसी वर्ड्स मैं भी यूज़ कर रही हूँ, इनका मतलब मैं आपको पहले इसलिए बता रही हूँ ताकि आगे आने वाले जो हम पूरा लेक्चर डिस्कस करेंगे उसमें कहीं आपको दिक्कत ना आए। तो देखिए, प्रॉपर्टी 2 तरह की होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसे हम टच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे सामने एक लैपटॉप रखा है, मैं इसे टच कर सकती हूँ, तो ये होती है टेंजिबल प्रॉपर्टी। अब एक होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अगर आपने सुना हो तो पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब आ जाता है हमारा इंटेंजिबल प्रॉपर्टी में। जो कि प्रॉपर्टी होती है, उसके ऊपर राइट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, बट वो हमें दिखती नहीं है, हम उसे टच नहीं कर सकते हैं, तो वो होती है हमारी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं हमारा जो एक्चुअल टॉपिक है उसकी, जो कि होता है ओनरशिप एंड पोजेशन। अब ये समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल अपने दिमाग में रखिए, जो कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट का है। अब देखिए, ओनरशिप क्या होती है? किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर उसका राइट पूरा तरह से, लाइक कंप्लीट राइट। और पोजेशन क्या होता है? हमारा फिजिकल कंट्रोल उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर। जैसे कि कोई ओनर है, उसने अपनी प्रॉपर्टी किसी टेनेंट को दी है थोड़े टाइम के लिए, तो थोड़े टाइम के लिए, जब तक कि वो टेनेंट वहाँ पर रह रहा है, कितने भी टाइम पीरियड के लिए रह सकता है वो, 6 महीना, 1 साल, या जितने का भी उन्होंने टेनेंसी एग्रीमेंट साइन किया है, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए उस प्रॉपर्टी पे सारे राइट्स वो टेनेंट के रहेंगे, क्योंकि वो टेनेंट वहाँ पर पोजेशन में है। पर एट दी एंड जब वो प्रॉपर्टी टेनेंसी के लिए दी गई थी, जब वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाएगा, तो वो प्रॉपर्टी वापस ओनर के पास आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो ओनर रहता है उसका एक अपर हैंड रहता है राइट्स ओवर प्रॉपर्टी में। तो यही डिफरेंस है ओनरशिप और पोजेशन में। ओनरशिप जो कि कम्प्लीटली ओनर है, और पोजेशन जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओनरशिप से कम रहता है, जो कि फिजिकल कंट्रोल में है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर। तो चलिए अब अपन एक्चुअली अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओनरशिप का क्या मतलब होता है? इट इज़ एन एक्सक्लूसिव लीगल राइट। अब एक्सक्लूसिव लीगल राइट किसके ऊपर है? किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर। अब प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई दी है, किसी भी तरह की हो सकती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल, पर यही होता है हमारा ओनरशिप का मतलब। अब हम आगे देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ओनरशिप। ऐसा तो है नहीं कि हमने देखा है कि डे बाय डे कुछ ना कुछ हमारा इवॉल्व होता गया है, चाहे वो लॉ हो, फिर चाहे वो ह्यूमन रेस हो, तो वैसे ही ओनरशिप का कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं से तो डेवलप हुआ है। तो वो डेवलप हुआ है बहुत पहले, एंशिएंट टाइम में ही हो गया था। हम सब जानते हैं कि हम लोग पहले नोमैडिक लाइफ में रहते थे, हम लोग सब मिल के रहते थे, किसी का कोई पर्टिकुलर घर नहीं होता था, किसी की कोई सोसाइटी नहीं होती थी। बट जब हमने सिविलाइजेशन एक्चुअली स्टार्ट किया, जब हमें समझ आया कि हमें एक सोसाइटी फॉर्म करनी है जहाँ पर सबका एक घर रहेगा, कुछ प्रॉपर्टी रहेगी उनकी पर्टिकुलर, कोई जगह रहेगी उनकी, तो वहाँ से ओनरशिप का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, जहाँ पर लोगों ने ये डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया, ये पर्टिकुलर एरिया मेरा है, इसमें जो प्रॉपर्टी है वो मेरी है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ ओनरशिप का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं कि रोमन लॉ में तो बहुत पहले ही डेवलप हो गया था, इंडिया में भी एंशिएंट टाइम्स में ही डेवलप हो गया था, क्योंकि हमने देखा जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ तभी से ओनरशिप स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर आता है एक छोटा सा डिफरेंस। जनरली जब हम लॉ की बात करते हैं तो जो लॉ है उसमें इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में
एक सिमिलैरिटी देखने मिलती है, क्योंकि इंडिया में हमने जितने भी लॉज देखे हैं वो या तो हमने ब्रिटिशर्स से ही लिए हैं, इंग्लिश लॉ से ही लिए हैं, या फिर कहीं ना कहीं उनसे कुछ मिलता जुलता लिया है। पर यहाँ पर ओनरशिप और पोजेशन का जो लॉ है वो हमारा और रोमन का जो लॉ है वो सिमिलैरिटी रखता है और इंग्लिश लॉ से थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि इंडियन एंड रोमन लॉज रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन पोजेशन एंड ओनरशिप फ्रॉम द बिगिनिंग, बट इन इंग्लिश लॉ दिस डिफरेंस वॉज डिटर्मिन्ड लेटर ऑन। इंग्लिश लॉ में डिफरेंस बाद में देखा गया था, जबकि हमारे इंडिया ने तो ये पहले ही समझ लिया था। अब हम देखेंगे रोमन लॉ में क्या है। सबसे पहले डोमिनियम जिसे कि हम एब्सोल्यूट राइट कहते हैं, जैसे कि ओनरशिप, कंप्लीट राइट ओवर दैट प्रॉपर्टी। सेकंड होता है पोजेसियो, जिसे कि हम फिजिकल राइट कहते हैं, पोजेशन ओवर दैट प्रॉपर्टी, दैट इज फिजिकल कंट्रोल ओवर दैट प्रॉपर्टी। और उस समय पे जो लॉ था उसने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी ओनरशिप को, पोजेशन से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस थी वो रोमन लॉ में ओनरशिप को दी गई थी। अब हम देखते हैं इंग्लिश लॉ का कॉन्सेप्ट। तो इंग्लिश लॉ में क्या हुआ, जो पोजेशन था वो पहले डेवलप हुआ और ओनरशिप बाद में डेवलप हुई थी, क्योंकि हम लोग अगर पोजेशन में हैं तो वो चीज़ पहले समझ में आ जाती है। तो यही चीज़ इंग्लिश लॉ ने फॉलो करी और इंग्लिश लॉ में क्या हुआ, पहले ये डेवलप हुआ और बाद में ओनरशिप का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था। देन हम आ जाते हैं इंडियन लॉ और हिंदू लॉ पे। अब ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो इंडिया में ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है वो सिविलाइजेशन के टाइम पे ही डेवलप हो गया था, तो एंशिएंट टाइम में ही डेवलप हो गया था। नेक्स्ट आता है ओनरशिप इंक्लूड्स लीगल टाइटल एंड राइट ऑफ पोजेशन एंड एंजॉयमेंट ऑफ थिंग। अब ये अपने आप में एक बहुत मेजर चीज़ है कि लीगल टाइटल क्या होता है, पोजेशन क्या होता है, एंजॉयमेंट का राइट क्या होता है, बट हमें सिर्फ इतना सा समझना है कि यहाँ पर ओनरशिप में सब कुछ इंक्लूडेड है। ओनरशिप एक बहुत बड़ा जिसे हम कहते हैं सर्कल है, उसके अंदर छोटा सा सर्कल हमें पोजेशन को माना गया अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ। फिर आता है इसके एविडेंसेस, जिसे कि हम कैसे कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले ब्रह्म पुराण में दिया गया है 7 तरीके से हम लीगल टाइटल को ऑब्टेन कर सकते हैं। सेकेंडली मनुस्मृति में दिया गया है कि जो सेल है उसी को सही तरीका माना गया है ओनरशिप ट्रांसफ़र करने के लिए। ये मैं भी आपको समझाऊंगी कि सेल में कैसे ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है और जो बाकी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर्स है उनमें कैसे ट्रांसफ़र होती है। अब आता है 2 टाइप्स ऑफ ओनरशिप। हमने देखा ओनरशिप क्या होता है, हमने देखा पोजेशन क्या होता है। अब हम देखेंगे कि ओनरशिप के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट और लिमिटेड। अगर आपने एक लॉ है उसका नाम सुना हो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं जिसमें कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है। तो उसमें 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक होता है सेल और दूसरा होता है लीज। तो सेल में क्या होता है ना कि हम ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देते हैं, जैसे कि कंप्लीट राइट्स ट्रांसफ़र कर देते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो ये हो जाती है हमारी एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र, जैसे कि फिर हम सेल कहते हैं और यहाँ पे एब्सोल्यूट ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। सेकेंड होता है लिमिटेड, जैसे कि लीज, सेम टेनेंसी एग्रीमेंट जैसा, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए जो वहाँ पर रह रहा है बंदा, जो पोजेशन में है, उसको कुछ राइट्स दिए जाते हैं, पर जैसे ही वो टाइम खत्म होगा या फिर कुछ राइट्स हैं जो उसे नहीं दिए जाते हैं, वो वहाँ पर सारे राइट्स एंजॉय कर सकता है। पर जैसे कहते हैं ना कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना, जैसे कि प्रॉपर्टी सेल आउट करना, कभी भी कोई टेनेंट या जो लीज में वहाँ पर रह रहा है वो उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता, उसे सेल आउट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास सिर्फ लिमिटेड राइट्स रहते हैं। तो जो डिस्पोज ऑफ करने के राइट्स हैं वो फिर भी ओनर के पास ही रहेंगे, जो कि एब्सोल्यूट ओनरशिप में ट्रांसफ़र होते हैं। नेक्स्ट आता है इन हिंदू लॉ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी है डेवलप विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ओनरशिप। हिंदू लॉ में ये दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल रिलेटेड हैं, प्रॉपर्टी और ओनरशिप का। अब आता है इन एंशिएंट टाइम प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इनटू 2। अब ये सिर्फ एंशिएंट टाइम में नहीं है, आज भी प्रॉपर्टी का डिवीजन इसी तरह से होता है, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल को हम कहते हैं जंगम और इमूवेबल को हम कहते हैं स्थावर। मूवेबल जैसे कि मेरे हाथ में कोई पेन है या कोई पर्टिकुलर कोई भी चीज़ जैसे कि हम मूव कर सकते हैं वो हो गई मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल जैसे कि कोई मकान हो गया, कोई प्रॉपर्टी हो गई, कोई पर्टिकुलर जगह हो गई, तो उसे हम हिला नहीं सकते हैं, तो वो हो गई इमूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो रहेगा डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न लॉ एंड इंडियन लॉ। ये हम देख चुके हैं कि जो हमारा ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है वो इंडियन और रोमन का सिमिलर है और वेस्टर्न लॉ से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम वही चीज़ यहाँ पर कवर करेंगे। पॉइंट नंबर 1 फॉर डिफरेंसेस, ओनरशिप वॉज कंसिडर्ड ओवर कॉर्पोरियल एंड इनकॉर्पोरियल थिंग्स। ये हमें पता है कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल क्या होता है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, टैंजिबल और इनटैंजिबल थिंग्स, सेम यही हो गया। तो ओनरशिप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी पे हो सकती है, ये हम जानते हैं। अब इंडियन लॉ में क्या बोला गया है कि जो ओनरशिप है वो लिमिटेड भी हो सकती है और एब्सोल्यूट भी हो सकती है, ये भी हम जानते हैं कि लिमिटेड और एब्सोल्यूट क्या होती है। देन पॉइंट नंबर 2 फॉर डिफरेंस, under the western law ownership was given importance but legal title did not get enough importance। मतलब कि वहाँ पर ओनरशिप को तो दिया गया इंपॉर्टेंस बट लीगल टाइटल जिसे कि हम पोजेशन के नाम से जानते हैं उसे इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। पर इंडिया में लीगल टाइटल को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, एक लॉ बनाया गया है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर प्रोविजंस बनाए गए हैं जो कि पोजेशन को ही प्रोटेक्ट करते हैं।
उन पर्टिकुलर जो पॉइंटर्स दिए गए हैं वहाँ पर अगर किसी पर्सन के पास पोजेशन है तो उसको ओनर से भी ज़्यादा राइट्स दिए गए हैं। तो इसीलिए इंडिया में लीगल टाइटल को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। अब डिफरेंस का नेक्स्ट पॉइंट है, इन वेस्टर्न लॉ इलीगली एक्वायरिंग ओनरशिप वॉज इनिशियली नॉट पनिश्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट डेवलप लेटर ऑन। वहाँ पर पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत बाद में आया, जबकि इंडिया में ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले ही आ गया था और ये मनुस्मृति में लिखा गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट। नेक्स्ट हम आते हैं व्यूज़ ऑफ वेस्टर्न जूरिस्ट। अब देखिए ये जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, इसी टॉपिक में जो सब टॉपिक रहेगा वेस्टर्न जूरिस्ट का, ये इसमें इतना कुछ समझने का नहीं है। ये 5 जूरिस्ट हैं, ऑस्टिन, सामंड, होलैंड, हिबर्ट एंड रेनर। इन पाँचों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ओनरशिप और पोजेशन के बारे में बोला गया है, जिसे कि किन्हीं पॉइंटर्स को क्रिटिसाइज भी किया गया क्योंकि इनका वो पब्लिक ओपिनियन था। इन्हें हमें या तो किसी ट्रिक से या फिर बार बार रेपिटेटिव पढ़ के बस इन्हें हमें याद करना है। इनकी डायरेक्टली डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं कि किसने क्या बोला था। सबसे पहले जो हम कवर करने वाले हैं वो रहेगा ऑस्टिन ने क्या बोला। तो नंबर 1, ऑस्टिन कहते हैं ओनरशिप इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन एंड अ थिंग। ये रिलेशनशिप है। ओनरशिप इज़ अ राइट इनडेफिनिट इन पॉइंट ऑफ यूज़, अनरिस्ट्रिक्टेड इन पॉइंट ऑफ डिस्पोजिशन एंड अनलिमिटेड इन पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन। तो ये पर्टिकुलर डेफिनेशन दी थी ऑस्टिन ने, जिसे कि हमें एज इट इज़ याद रखना है। बट सिंस ये पब्लिक ओपिनियन है तो कहीं ना कहीं कुछ तो क्रिटिसिज्म होगा। तो अब ये कुछ 3 पॉइंटर्स हैं जो कि क्रिटिसाइज़ किए गए इस डेफिनेशन पर बेस्ड। तो वो क्या रहे हैं हम उन्हें भी देख लेते हैं एक बार। ओनरशिप इज़ नॉट अ सिंगल राइट बट अ बंडल ऑफ राइट। ये हम जानते हैं कि ओनरशिप एक बहुत बड़ा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कि एक बड़ा सर्कल है जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं। Even if owner gives away few rights, the rest rights are still owned by him and he still remains the owner. ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी हम लैंडलॉर्ड और टेनेंट की बात करेंगे तो ये वाली चीज़ रहने वाली है। टेनेंट के पास सारे राइट्स आ जाएंगे जब तक कि वो वहाँ पर एक्चुअली टेनेंसी अग्रीमेंट के अंडर है, वहाँ पर पोजेशन में है। बट फिर भी टेनेंट के पास डिस्पोज ऑफ करने का राइट नहीं रहता है क्योंकि वो उसका कंप्लीट एब्सोल्यूट ओनर नहीं है। तो कुछ ना कुछ राइट्स हैं जो कि फिर भी ओनर के पास ही रहेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर क्रिटिसिज्म में बताई गई थी। देन आता है सेकेंड, ownership does not have an unrestricted right of disposition and owner's right can be curtailed by the state। ये भी हम जानते हैं। इसका एग्जाम्पल है restriction और illegal use of property। इलीगल तो वैसे भी कुछ अलाउड नहीं होता है, तो अगर हम इलीगली किसी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं तो वो भी नहीं अलाउड होगा। थर्ड आता है ड्यूरेशन ऑफ ओनरशिप इज़ नॉट अनलिमिटेड बिकॉज गवर्नमेंट कैन टेक ओवर ओनरशिप इन पब्लिक इंटरेस्ट। ये चीज़ भी हम सभी को पता है कि जो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं हम उसके एब्सोल्यूट ओनर हो सकते हैं, फिर भी जो हमारी ओनरशिप है वो सेकेंडरी रहेगी क्योंकि गवर्नमेंट को जब भी सही लगेगा पब्लिक इंटरेस्ट में, अगर गवर्नमेंट को हमारी प्रॉपर्टी चाहिए तो वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है। उसके लिए कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं, कुछ कॉम्पनसेशन होता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं, बट फिर भी गवर्नमेंट हमारी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है। इसका एग्जाम्पल है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहे हैं। तो ये बोला था हमारे ऑस्टिन ने। नेक्स्ट हम आएंगे नेक्स्ट जूरिस्ट के व्यू पे, वो है सामंड का व्यू। तो सामंड कहते हैं ओनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन एंड अ राइट दैट इज वेस्टेड इन हिम। फिर इन्होंने बोला ओनरशिप इज राइट्स विच ही एक्सरसाइज टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर। ये थोड़ा इनडायरेक्टली समझने की चीज़ है, ये इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड है ये प्रिंसिपल। इसमें कहा जाता है, और ये इंटरप्रिटेशन का भी एक प्रिंसिपल है, कि जब भी हम किसी एक चीज़ को एक्सप्रेसली इंक्लूड करते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ इम्प्लाइडली वहाँ से एक्सक्लूड हो जाती है। तो जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को किसी प्रॉपर्टी का ओनर बता रहे हैं, मतलब कि बाकी सब ओनर नहीं है, वो अपने आप एक्सक्लूड हो गए हैं उस प्रॉपर्टी से। ऐसा ही कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। ही गेव डेफिनेशन ऑफ इनकॉर्पोरियल ओनरशिप। ये आपको पता है इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो उसकी ओनरशिप के बारे में इन्होंने बताया था। सामंड इंक्लूडेड फॉलोइंग राइट्स इन डेफिनेशन ऑफ ओनरशिप। तो इन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया वो हम देखेंगे। नंबर 1 पोजेशन, नंबर 2 यूज़ एंड एन्जॉयमेंट, नंबर 3 डिस्पोजिशन एंड कंजम्पशन, 4th राइट टू मेंटेन ओनरशिप फॉर इनडेफिनिट ड्यूरेशन, मतलब कि हम परपेचुइटी के लिए उस प्रॉपर्टी को रख सकते हैं। नंबर 5 राइट ऑफ ओनर ओवर रेसिडुअरी पार्ट्स, मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ पार्ट्स हैं जो कि ओनर के पास रह जाती हैं, कि हम पहले देख के आ चुके हैं, जो कि इन्होंने भी कहा था अपनी डेफिनेशन में। फिर इनका भी क्रिटिसिज्म हुआ। अगेन ये पब्लिक ओपिनियन था तो कुछ तो क्रिटिसाइज होगा। इनके क्रिटिसिज्म में कहा गया सामंड कंसिडर्ड ओनरशिप इन इनकॉर्पोरियल विच इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन टू अंडरस्टैंड। ये हमें पता है कि इनकॉर्पोरेट प्रॉपर्टी के ऊपर किसी की भी ओनरशिप बताना अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल IPR, हम सब जानते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसकी ओनरशिप बताने के लिए हमें बहुत कुछ प्रूव करना पड़ता है और ऑन पेपर प्रूव करना पड़ता है, क्योंकि ये इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, ये हमें दिखती नहीं है, हम इसे टच नहीं कर सकते। तो इसे हमें प्रूव करने
करने के लिए हमारे जो आइडियाज़ हैं उन्हें पहले पेपर पर उतारना पड़ता है और फिर हमें उसे रजिस्टर करवाना पड़ता है ताकि हम उस पर्टिकुलर आइडिया पे अपने राइट्स स्टैब्लिश कर पाएँ, ताकि कोई और उस चीज़ को कॉपी ना करे। तो ये अपने आप में ही एक बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसीलिए इसका क्रिटिसिज्म दिया गया। फिर कहा गया कि ओनरशिप इज़ ओवर अ थिंग नॉट ओवर अ राइट, पर इस पर्टिकुलर पॉइंट को बाद में ओवररूल कर दिया गया क्योंकि IPR एक प्रॉपर्टी भी है, एक राइट भी है और इसके ऊपर भी हम ओनरशिप बना सकते हैं अगर वो चीज़ हमारी प्रॉपर्ली प्रूव हो जाती है तो ये भी इनका क्रिटिसिज्म था, पर इसे बाद में ओवररूल कर दिया गया था। अब आते हैं हम थर्ड जूरिस्ट पे। थर्ड जूरिस्ट है होलैंड। अकॉर्डिंग टू होलैंड, ओनरशिप इज कंप्लीट कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट विच इंक्लूड्स द राइट ऑफ पोजेशन, ओनरशिप एंड डिस्पोजिशन। इन्होंने बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दी अबाउट एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी। देन हम आते हैं फोर्थ जूरिस्ट पर, हिबर्ट। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा ओनरशिप इंक्लूड्स 4 काइंड्स ऑफ राइट्स। नंबर 1 राइट टू यूज अ थिंग, नंबर 2 एक्सक्लूड अदर्स, नंबर 3 डिस्पोज और नंबर 4 डिस्ट्रॉय। ये हम जानते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी प्रॉपर्टी का ओनर है तो वो जैसे चाहे उसे यूज़ कर सकता है, वो चाहे तो दूसरों को मना कर सकता है यूज़ करने के लिए। नंबर 3 वो उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकता है या किसी और तरह से डिस्पोज ऑफ कर सकता है। नंबर 4 अगर वो चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है क्योंकि वो ओनर है तो उसकी मर्जी चलेगी। अब आते हैं हम हमारे फिफ्थ जो कि लास्ट जूरिस्ट हैं, रेनर। इन्होंने क्या कहा? सबसे पहले तो ही इज़ ऑफ मार्क्सिस्ट व्यू। तो इनका ओपिनियन समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि मार्क्सिस्ट व्यू क्या होता है। तो देखिए, मार्क्सिस्ट व्यू एक सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर व्यू है जिसे कि हम कुछ पर्टिकुलर लोगों की मदद करने के लिए, जैसे कि एक कम्युनिटी है मार्क्सिस्ट कम्युनिटी, वहाँ के जितने भी लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हम कोई पुअर पीपल हैं उनकी हेल्प करें, कुछ अनअवेयर लोग हैं जिन्हें अपने राइट्स के बारे में आइडिया नहीं है हम उनकी हेल्प करें, या फिर कुछ इकोनॉमिकली वीक लोग हैं हम उनकी हेल्प करें, या कुछ सोशली बैकवर्ड पीपल हैं हम ऐसा जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि अपनी हेल्प खुद नहीं कर सकता, उनकी हेल्प जो करने वाले व्यू जो रखते हैं उन्हें हम मार्क्सिस्ट व्यू पीपल कहते हैं। तो जो रेनर है वो सबसे पहले मार्क्सिस्ट व्यू रखते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा है ओनरशिप मीन्स राइट ऑफ कैपिटलिस्ट ओवर अदर्स। इन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा नेगेटिव समझा, इनके अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा नेगेटिव था, इसलिए इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है। अकॉर्डिंग टू रेनर द कॉन्सेप्ट ऑफ ओनरशिप शुड बी इंक्लूडेड इन पब्लिक लॉ, कि जो प्रॉपर्टी के ऊपर राइट्स है वो प्राइवेट नहीं होना चाहिए, वो पब्लिक ही रहना चाहिए। सम कंट्रीज एम्फेसाइज ऑन पब्लिक ओनरशिप रादर देन प्राइवेट ओनरशिप। ऐसा कुछ कंट्रीज मानती भी हैं और वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर फॉलो करते हुए कहा है। तो अभी हमने 5 जूरिस्ट के ओपिनियंस देखे हैं। अब हम देखेंगे कि हमने क्या समझा, इसका क्रक्स क्या था पूरा। नंबर 1 द कॉन्सेप्ट ऑफ ओनरशिप विच डेवलप्ड अर्लियर हैड मोर एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल, Therefore, at the time, absolute ownership was accepted, such as the views of Austin। मतलब कि जब हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स देख रहे थे, ओनरशिप, पोजेशन, तो उस टाइम पे इंडिविजुअल ओनरशिप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। इसीलिए उस टाइम पे जो ओनरशिप का प्रिंसिपल पब्लिकली एक्सेप्ट किया गया था वो था ऑस्टिन का कहा हुआ। नेक्स्ट है लेटर अलॉन्ग विद इंडिविजुअल स्टेट वॉज ऑल्सो गिवन इंपॉर्टेंस। तो धीरे धीरे फिर स्टेट को भी इंपॉर्टेंस मिला। देयरफॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड ओनरशिप स्टैब्लिश्ड, ये हम देख चुके हैं, एब्सोल्यूट ओनरशिप एंड लिमिटेड ओनरशिप। तो पहले तो इंडिविजुअल बेसिस पे एब्सोल्यूट ओनरशिप माना गया, फिर धीरे धीरे लिमिटेड ओनरशिप भी एग्जिस्टेंस में आया जहाँ पर स्टेट को भी थोड़ा इंपॉर्टेंस मिला। थर्ड आता है प्रेजेंट सिनेरियो में क्या चल रहा है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ ओनरशिप इज कंट्रोल्ड अंडर द लॉज ऑफ द लैंड। ये भी हम जानते हैं कि प्रेजेंटली ऐसे बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं जो कि प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए ही बनाए गए हैं सिर्फ, और उन्हीं से डील करते हुए आज भी हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं या फिर हम हमारी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं। अब आ जाती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनरशिप। नंबर 1 ओनरशिप में भी आइदर एब्सोल्यूट और रेस्ट्रिक्टेड एंड कैन बी लिमिटेड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इमरजेंसी। ये हमें पता है कि अगर कोई इमरजेंसी आती है, जैसा कि पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन में आप सब पढ़ चुके हैं कि इमरजेंसी के टाइम पे हमारे कुछ पर्टिकुलर राइट्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं, तो ओनरशिप का राइट भी उस टाइम पे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। सेकंड, ओनर हैज़ टू पे टैक्स एंड ड्यूटीज़। अब ये भी एक बहुत ही बेसिक चीज़ है कि अगर कोई प्रॉपर्टी ओन कर रहा है तो उसको उसके ऊपर जो पब्लिक चार्जेस हैं, जो भी टैक्स या ड्यूटीज़ हैं उस प्रॉपर्टी के ऊपर, वो उसे देना पड़ेगा। नंबर थर्ड, ओनरशिप कैन नॉट बी यूज्ड टू हार्म अदर्स। देखिए, अब अगर हमें कोई राइट मिला है तो वो इसलिए नहीं मिला है कि हम किसी थर्ड पर्सन के राइट्स को हम हार्म कर दें। तो ओनरशिप भी यही कह रही है कि अगर हमें ओनरशिप मिली है तो वो इसलिए नहीं मिली है कि किसी थर्ड पर्सन के राइट्स हार्म कर दें, वो सिर्फ हमारे लिए एक राइट है। नंबर फोर्थ, इलीगल डिस्पोजिशन इज़ नॉट अलाउड। अब अगर हमने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर ही इलीगली करी है तो हम उसको डिस्पोज ऑफ भी नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग कर देते हैं बट अंडर दी लॉ वो अलाउड नहीं होता है। तो जब वो डिस्कवर होता है कि फ्रॉड था या ये इलीगल था तो फिर उस पर हम कुछ लॉ के प्रोविजंस लगा के पनिश करवा सकते हैं या फिर वो प्रॉपर्टी वापस रिस्टोर करवा सकते हैं। दैट इज़ अ होल अनदर स्टोरी, बट यहाँ पे सिर्फ हमें इतना याद रखना है, इलीगल डिस्पोजिशन इज़ नॉट अलाउड। नंबर 5,
ओनरशिप डज नॉट गेट ओवर विद द डेथ ऑफ द ओनर, इट गेट्स ट्रांसफर्ड टू हिज सक्सेसर्स। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है नया, हेरिटेबल राइट का, जिसे कि मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगी। ओनरशिप जो होती है वो एक हेरिटेबल राइट है, मतलब कि ओनरशिप किसी पर्सन के साथ खत्म नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक्स है, किसी पर्सन की प्रॉपर्टी है, एक्स की प्रॉपर्टी है, कुछ समय बाद एक्स की डेथ हो जाती है, तो एक्स के जो लीगल हायर्स होंगे, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे या फिर उसके जो बच्चे होंगे, उनके पास वो प्रॉपर्टी आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक्स की डेथ के साथ उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर ओनरशिप उसकी खत्म हो जाएगी। तो जो ओनरशिप है वो सक्सेशन में चली जाती है, हेरिटेबल है, ट्रांसफ़र हो जाती है उसके लीगल हायर्स को। नेक्स्ट पॉइंट, लॉ डज नॉट कन्फर ओनरशिप ऑन एन इंसेन पर्सन और अ पर्सन हु इज़ नॉट एडल्ट। मतलब कि किसी भी माइनर, इंसेन और इडियट पर लॉ ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है प्रॉपर्टी। क्यों नहीं कर सकता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ये 3 लोग होते हैं जिन पे कि हम ज़्यादा राइट्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इंसेन, इडियट और माइनर। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जैसा कि हमने पॉइंट नंबर 2 में देखा, ओनर हैज़ टू पे सर्टेन टैक्स एंड ड्यूटीज़। कुछ पब्लिक चार्जेस पे करने होते हैं, कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ होती हैं। तो ये जो 3 लोग हैं, ये ऐसे लोग माने जाते हैं जो खुद का ही ख्याल नहीं रख सकते हैं, तो वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर पर्टिकुलर चार्जेस कैसे पे करेंगे। तो जब भी हम इन तीनों के फेवर में कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उनके बेनिफिट के लिए होती है, उन पे कोई भी लाइबिलिटीज़ अराइज नहीं होती हैं, इसीलिए ओनरशिप भी इनको ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती है। आगे चलते हैं हम। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ओनरशिप। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये 6 तरह की ओनरशिप पढ़नी है, क्योंकि आपके सिलेबस में यही दी गई है। नंबर 1 कॉर्पोरियल, नंबर 2 सोल ओनरशिप, नंबर 3 वेस्टेड ओनरशिप, 4th एब्सोल्यूट ओनरशिप, 5th लीगल ओनरशिप एंड 6th ट्रस्ट। सबसे पहले आती है कॉर्पोरियल ओनरशिप। ये मैं आपको हल्का हल्का पहले बता चुकी हूँ कि कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल में क्या डिफरेंस होता है। तो कॉर्पोरियल जिसमें कि किसी मटीरियल ऑब्जेक्ट, किसी प्रॉपर्टी जो कि टैंजिबल हो, जिसे हम टच कर सकते हैं, उसके ऊपर ओनरशिप, जैसे कि कार, बंगलो या कोई और प्रॉपर्टी जिसे कि हम टच कर सकते हैं। सेकंड आता है ये इनकॉर्पोरेट प्रॉपर्टी, जैसे कि आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मैंने आपको बताया था कि इन्हें हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं, ये सिर्फ हमारे दिमाग में है, जो कि जब तक पेपर पर नहीं आ जाती है तब तक कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रही होती हैं। तो ये एक राइट के ऊपर ओनरशिप है जो कि इनकॉर्पोरियल में माना जाएगा। नेक्स्ट आता है सोल ओनरशिप। यहाँ पर बताया गया है ओनरशिप वेस्टेड इन इंडिविजुअल्स, जो कि इंडिविजुअल्स में वेस्टेड है, और को ओनरशिप जो कि एक से ज़्यादा लोगों में है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर 1 पर्सन कंपनी होती है, कंपनीज एक्ट में हमने देखा है, तो वो रहती है सोल ओनरशिप, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन के कंट्रोल में है। जबकि अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म हम देखें तो वो आ जाएगी को ओनरशिप के अंदर, क्योंकि वहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लोग उसमें इंक्लूडेड रहते हैं। नंबर 3 वेस्टेड ओनरशिप, व्हेन ओनरशिप इज इमीडिएट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन एनी कंडीशन। और दूसरी आती है कंटिंजेंट, जो कि किसी न किसी कंडीशन पे डिपेंडेंट है। अब इसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगी, सो दैट आपको इसमें कभी कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, वेस्टेड ओनरशिप क्या होती है, जो कि होगा ही होगा। वेस्टेड राइट एक हेरिटेबल राइट होता है जो कि किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं होगा, दिस इज समथिंग जो कि होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्स एक पर्सन है, उसने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है वाई को, और उसने एक कंडीशन लगा दी है कि मैं आपको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करूँगा अगर किसी XYZ पर्सन की डेथ हो जाती है। अब हम सबको पता है कि डेथ एक इनएविटेबल चीज़ है, डेथ तो होगी ही होगी। कब होगी ये हम नहीं कह सकते, आज होगी, कल होगी, 10 साल बाद होगी, पर डेथ तो इनएविटेबल है, होगा ही होगा। तो ये आ जाता है हमारा वेस्टेड राइट में कि जिस भी दिन उस पर्सन की डेथ होगी, ये प्रॉपर्टी अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसे इवेंट पे बेस्ड है जो कि होगा ही होगा, एक सर्टेन इवेंट है। नेक्स्ट आता है कंटिंजेंट ओनरशिप। इसमें हमें कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं, या फिर ये किसी एक अनसर्टेन इवेंट पे बेस्ड होता है। जैसे कि मैं कह दूँ ये चीज़ कि मैं ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करूँगी अगर आज बारिश होगी तो। अब बारिश तो इनएविटेबल नहीं है, हो सकता है बारिश हो जाए, हो सकता है बारिश नहीं हो। तो ये एक अनसर्टेन इवेंट है जिस पे कि जब भी मैं कोई कंडीशन लगाती हूँ तो वो एक कंटिंजेंसी में फॉल करेगी कि हो सकता है बारिश हो, अगर बारिश होगी तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी, नहीं हुई तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो ये था आपका वेस्टेड और कंटिंजेंट ओनरशिप का थोड़ा सा जिस्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे एब्सोल्यूट ओनरशिप। एब्सोल्यूट और लिमिटेड भी मैं आपको हल्का हल्का बता चुकी हूँ, पर एक बार फिर से देख लेते हैं। एब्सोल्यूट जिसमें कि ऑल राइट्स इंक्लूडेड रहते हैं, जैसे कि यूज़ करना, एंजॉय करना, पोजेशन या फिर डिस्पोज ऑफ करना। आप वो एग्जाम्पल याद करिए लैंडलॉर्ड और टेनेंट का। तो यहाँ पर लैंडलॉर्ड जो रहता है उसके पास एब्सोल्यूट ओनरशिप रहती है, और जो टेनेंट रहेगा उसके पास लिमिटेड ओनरशिप रहेगी, क्योंकि उसके पास डिस्पोज ऑफ करने का राइट नहीं रहता है। नेक्स्ट हम आएंगे 5th नंबर पे, दैट इज़ लीगल ओनरशिप। देखिए, लीगल ओनरशिप नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये किसी ना किसी लॉ के प्रोविजंस के अंडर ट्रांसफ़र हो रही है, तो वो हो गई अपनी लीगल ओनरशिप। और दूसरी होती है इक्विटेबल ओनरशिप। इक्विटेबल ओनरशिप जो कि किसी भी इक्विटी पे बेस्ड हो, शेयर्स पे बेस्ड हो, ये भी अपने आप में एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, बट हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि लीगल और इक्विटेबल क्या रहता है। नेक्स्ट आता है लास्ट, दैट इज़ ट्रस्ट पर बेस्ड ओनरशिप विच इज़ नॉट यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द ओनर बट यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ द अदर्स।
इट इज़ लिमिटेड बिकॉज इट ओनली इंक्लूड्स द मैनेजमेंट ऑफ द ओन्ड थिंग्स। ये क्यों बेनिफिशियल है? ओनरशिप यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ ओनर। देखिए, इससे मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बताऊंगी कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी ट्रस्ट में देते हैं वो हमेशा वेलफेयर के लिए होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रस्ट बनाए हुए हैं, फिर चाहे वो मंदिर वाले ट्रस्ट हों, कोई स्कूल वाले ट्रस्ट हों, तो स्कूल वाले ट्रस्ट में लोगों को फ्री में या फिर कम पैसों में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। वेरएज़ कुछ हॉस्पिटल्स हैं ट्रस्ट वाले, वहाँ पर इलाज प्रोवाइड किया जा रहा है कम पैसों में या बिल्कुल नहीं, बिना किसी पैसे के। तो वही चीज़ आ जाती है हमारी ट्रस्ट में कि फर्स्टली किसी और के बेनिफिट के लिए होता है और सेकेंडली ये नॉन ट्रांसफरेबल होता है। ये सिर्फ हम उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के देख रेख या मेंटेनेंस या दूसरों के बेनिफिट के लिए दे रहे हैं, पर हम जिस भी पर्सन को या एक ग्रुप ऑफ पीपल को हम ये ट्रस्ट दे रहे हैं वो लोग इसे कभी भी डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हैं, इसे हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आएंगे, दूसरा अपना जो सब टॉपिक है वो रहेगा पोजेशन। अब हम समझेंगे पोजेशन क्या होता है। वैसे तो हमें पता है कि पोजेशन कोई भी फिजिकल कंट्रोल ओवर अ प्रॉपर्टी, और इसे हम दो तरह से ले सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंटेंशन या फिर फिजिकल कंट्रोल। अगर हमारा इंटेंशन है तो भी हम वहाँ पे पोजेशन ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली फिजिकल कंट्रोल लेकर भी। अब सामन ने इस बारे में क्या कहा है? सामन डिफाइन करते हैं दैट पोजेशन इज द कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज ऑफ द क्लेम टू द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगेन, अब इन लोगों ने जो डेफिनेशंस दी हैं जिन भी जूरिस्ट ने, ये सिर्फ हमें एज इट इज़ याद करनी है सो दैट अगर एग्जाम में पूछी जाए तो हम इन्हें लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स ऑफ पोजेशन। अब दो तरह के एलिमेंट्स रहते हैं पोजेशन में। नंबर वन दैट इज मेंटल एलिमेंट एंड नंबर सेकंड दैट इज फिजिकल एलिमेंट। मेंटल में आ जाता है हमारा विल, हमारा इंटेंशन, जिसे कि यहाँ पर डिफाइन किया गया है एनिमस। एनिमस हो गया हमारा मेंटल एलिमेंट, जिसे कि हम विल, इंटेंशन मानेंगे, पोजेशन ओवर अ थिंग। एंड सेकेंड होता है कॉर्पस, जिसे कि रोमन लॉ में टर्म दिया गया है ये कॉर्पस। इसका मतलब होता है फिजिकल कंट्रोल। अब सामन ने इस बारे में क्या कहा है? पोजेशन ओवर समथिंग, दीज टू एलिमेंट्स आर इसेंशियल। अगर हमें किसी भी चीज़ के ऊपर पोजेशन प्रूव करना है तो हमें ये दो एलिमेंट्स प्रूव करना ज़रूरी है, दैट इज एनिमस एंड कॉर्पस, और ये कहा गया था सामन के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग पोजेशन। अभी जैसे हमें समझ आ गया कि पोजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो अब पोजेशन को कुछ लोग एक्वायर भी कर लेते हैं। अब कैसे एक्वायर करेंगे? नंबर वन, बाय अजम्पशन और टेकिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी मूवेबल चीज़ का पोजेशन ले रही हूँ, कोई पेन मेरे सामने रखा हुआ है, मुझे लग रहा है कि ये मेरा ही जैसा पेन है या मेरे पेन से सिमिलर है, मैं उस चीज़ को उठा लेती हूँ बिना किसी कंसेंट के, तो वो हो गया बाय अजम्पशन, बाय जस्ट टेकिंग दैट प्रॉपर्टी, वो मैंने पोजेशन ले लिया। सेकेंड होता है कि मैं विद द कंसेंट ले रही हूँ, बाय ग्रेचुटी ले रही हूँ। थर्ड होता है बाय इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, जहाँ पर कि लॉ के द्वारा कोई चीज़ बताई गई है, बाय द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ किसी को वो पोजेशन दिया गया है। तो ये तीन तरीके होते हैं टू एक्वायर पोजेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोजेशन, कि अगर पोजेशन है तो क्या क्या चीज़ें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो बेसिक इसके सेलिएंट फीचर्स हैं हम वो देखेंगे। नंबर वन, टू ऑब्टेन पोजेशन एलिमेंट्स लाइक फिजिकल कंट्रोल एंड इंटेंशन आर नेसेसरी। ये हम देख चुके हैं अकॉर्डिंग टू द सामन, विल एंड फिजिकल कंट्रोल आर इंपॉर्टेंट। नंबर सेकेंड, पोजेशन इज प्राइमा फेसाई एविडेंस ऑफ ओनरशिप। अब ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम यहाँ पर सिर्फ ब्रीफ में डील करेंगे, कि अगर किसी भी पर्सन के पास पोजेशन है किसी प्रॉपर्टी का तो प्राइमा फेसाई हम उसी को ओनर मान लेते हैं, अनटिल अनलेस कोई इसके अगेंस्ट में कुछ बोलता है या इसके अगेंस्ट में बेटर टाइटल प्रूव कर देता है। नंबर थर्ड, पोजेशन इज 9 पॉइंट्स ऑफ लॉ। ऐसा कहा जाता है दैट जो पोजेशन है वो 9/10 ऑफ ओनरशिप होता है, क्योंकि अगर पोजेशन है तो उसी को हम प्राइमा फेसाई ओनर मान रहे हैं, उसके पास सिर्फ कुछ पर्टिकुलर राइट्स नहीं रहते हैं, जैसे कि टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, तो वो भी हमें प्रूव करना पड़ेगा, तभी हमें पता लगेगा कि वो ओनर नहीं है। इसीलिए 9 पॉइंट्स ऑफ लॉ इसे कहा जाता है। Fourth, the person who challenges the possession of possessor has to prove a better claim, and the onus providing better claim is on the person who challenges. अब जो मोस्टली जितने भी प्रॉपर्टी केसेस हैं उनमें से 80% ऑफ द केसेस हैं वो इसी चीज़ पर बेस्ड रहते हैं, क्योंकि कोई और पर्सन पोजेशन में रहता है। अब लॉ क्योंकि पोजेशन को भी रिस्पेक्ट करता है तो उसी पर्सन को ओनर मान लिया जाता है, जब तक कि कोई और पर्सन उससे बेटर टाइटल क्लेम नहीं करता या उसके अगेंस्ट में नहीं बोलता। पर अगर कोई पर्सन ये चीज़ बोल भी रहा है तो उसका जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, उसका जो ओनर्स ऑफ प्रूफ है, वो उसी पर रहेगा जो कि ये चीज़ कह रहा है कि उसके पास टाइटल नहीं है। तो ये बेसिक इसका कहने का मतलब ये है कि पोजेशन को अगर हमें अगेंस्ट में प्रूव करना है तो ये अपने आप में बहुत एक टफ टास्क हो जाता है। लास्ट, टू मेंटेन अ पोजेशन अदर्स नीड्स टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दी पोजेशन। ये भी आपको पता ही है, ये हम ओनरशिप में भी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के पोजेशन में कोई प्रॉपर्टी है तो मतलब बाकी सबको वहाँ से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ पोजेशन। अब देखिए बहुत सारे टाइप्स के पोजेशन होते हैं, बट हम कुछ सिर्फ बेसिक डील करने वाले हैं यहाँ पर। नंबर वन, कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल। कॉर्पोरियल आपको पता है मटीरियल चीज़ जो कि टच कर सकते हैं, टैंजिबल। इनकॉर्पोरियल ओवर इंटैंजिबल और जो कि अनटचेबल चीज़ें रहती हैं, जैसे कि IPR। नंबर सेकेंड, इमीडिएट, जो कि हम डायरेक्टली लाइक विदाउट एनी प्रॉब्लम फटाफट से बिना हेजिटेशन के जैसे हम डायरेक्टली एक्वायर कर ले, वो हो गया हमारा इमीडिएट।
सेकंड होता है मीडिएट, जिसे कि हम किसी और पर्सन पे डिपेंड होकर किसी और पर्सन की हेल्प लेकर ही ले सकते हैं, वो होता है हमारा मीडिएट पोजेशन। थर्ड फैक्चुअल, जिसे कि हम डी फैक्टो पोजेशन के नाम से जानते हैं, और लीगल, जिसे कि हम डी जूरे पोजेशन के नाम से जानते हैं। डी फैक्टो मतलब बाय फैक्ट, जैसे कि अगर मेरा उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर पोजेशन है, फिजिकल कंट्रोल है, तो वो मेरा पोजेशन माना जाएगा क्योंकि वो दिख रहा है, बाय फैक्ट दिख रहा है वो। और लीगली डी जूरे पोजेशन क्या होता है कि मेरे पास उस चीज़ का राइट है। फॉर एग्जांपल मेरे पास उस प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जहाँ पर मेरा सिग्नेचर है या फिर जहाँ पर मुझे राइट्स ट्रांसफ़र किए गए हैं, तो वो आ जाता है हमारा लीगल पोजेशन में। फोर्थ है कंस्ट्रक्टिव और इंडिकेटिव पोजेशन, जिसे कि हम इनडायरेक्ट इन नेचर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहीं पर 2-3 दिन के लिए रहने जा रही हूँ, तो मैंने अपने घर की चाबियाँ किसी पड़ोसी को दी हैं, तो वो 2-3 दिन के लिए मेरे पड़ोसी के पास उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का पोजेशन रहेगा, राइट्स रहेंगे उस प्रॉपर्टी के ऊपर, क्योंकि मैंने अपने घर की चाबियाँ, वो जो राइट्स उन्हें इंटरेस्ट किए हैं वो कुछ टाइम के लिए उनके पास हैं और वो इनडायरेक्टली दिए गए हैं। मैंने उन्हें कोई इंस्ट्रूमेंट साइन करके नहीं दिया कि 3 दिन तक आपके पास ये राइट्स हैं, ये इनडायरेक्ट है, ये इम्प्लाइड माना जाता है। नेक्स्ट कॉन्करेंट पोजेशन, टू possess a thing owned by someone else, it is encroachment of others right। ईजमेंट अगर आपने नाम सुना है तो ईजमेंट इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कि कोई भी प्रॉपर्टी है उस पर कॉन्करेंट पोजेशन, मेरा घर है, मेरे बगल में कोई घर है, अगर कोई मेरा बगल वाला घर मेरे राइट्स को हार्म कर रहा है, इंक्रोच कर रहा है, तो वो एक लिमिट तक कर सकते हैं ताकि उनका हवा पानी ना रुके। ये अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और लंबा प्रोसेस है। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर किसी और की चीज़ को हम यूज़ करते हुए जब हम कोई राइट्स एक्वायर कर रहे हैं तो वो आएगा हमारा कॉन्करेंट पोजेशन में, और इसके एग्जाम्पल आप ईजमेंट याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिमिलैरिटीज़ बिटवीन ओनरशिप एंड पोजेशन। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें देखी जहाँ पर हमने डिस्कस किया कि पोजेशन और ओनरशिप में डिफरेंस क्या है, पर अब हम देखेंगे कि इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। तो नंबर 1, दोनों ही कॉन्सेप्ट में किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर राइट्स होते हैं, चाहे वो पोजेशन हो या ओनरशिप हो, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर ही उनके राइट्स हैं, और वो प्रॉपर्टी किसी भी तरह की हो सकती है, कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी के टाइप्स भी हम ऊपर देख चुके हैं। नंबर 2, ownership can be presented in the form of possession and possession is prima facie evidence of ownership। ये भी हम देख चुके हैं कि ये कहीं ना कहीं एक ही चीज़ से निकल के बन रहे हैं, ओनरशिप भी और पोजेशन भी, और जो पोजेशन है उसे हम प्राइमा फेसाई ओनरशिप ही मानते हैं जब तक कि कोई और प्रूव ना कर दे। थर्ड, टू ट्रांसफ़र ओनरशिप पोजेशन हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है तो मैं सिर्फ पेपर्स देके उसे प्रॉपर्टी तो नहीं ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, मुझे उस प्रॉपर्टी का पोजेशन भी उसे डिलीवर करना पड़ेगा, तभी वो जो चीज़ है वो एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र होगी, एब्सोल्यूट ओनरशिप में जाएगी। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज़ थी जिन्हें हम वैसे तो कवर कर चुके थे, पर हमने एक्सप्रेसली भी यहाँ पर डील किया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ओनरशिप और पोजेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये काफ़ी सारे डिफरेंस हैं। नंबर 1, ओनरशिप हमेशा लीगल रहती है, ये कभी भी इलीगल नहीं होती है, क्योंकि ये हमारे एक इंस्ट्रूमेंट से ट्रांसफ़र की जा सकती है, तो ओनरशिप हमेशा लीगल रहेगी। जबकि जो पोजेशन है वो लीगल भी हो सकता है और इलीगल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं एक्चुअली किसी को पैसे देकर या फिर टेनेंसी एग्रीमेंट साइन कर लीगल पोजेशन ले सकती हूँ। इलीगल पोजेशन जैसे कि मुझे कोई घर पसंद आ गया और मैंने किसी जो वहाँ पर रह रहा है या जो उसका ओनर है, मैंने उसके सर पे गन रखी और मैंने कहा मुझे यहाँ का पोजेशन चाहिए, वो डर के वहाँ से चला गया, तो मुझे वो पोजेशन तो मिल गया, पर वो जो पोजेशन है वो इलीगल है, जो कि अगर डिस्कवर हो जाता है या फिर जो ओनर है वो कंप्लेंट कर देता है तो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मुझे पनिशमेंट मिलेगी या प्रॉपर्टी रिस्टोर हो जाएगी, वो सब एक सेकेंडरी स्टोरी है। बट जो पोजेशन है वो मैं इलीगली भी एक्वायर कर सकती हूँ। नंबर 2, जो ओनरशिप है वो एक लीगल सिचुएशन है। अब जब है ही वो लीगल तो लीगल सिचुएशन से ही अराइज होगा, जबकि पोजेशन है वो डी फैक्टो रहता है, तो वो हमेशा फैक्ट से देखा जाता है कि ओके जो हमें सामने दिखाई दे रहा है हम उसी के बेस पे पोजेशन मानते हैं, जबकि ओनरशिप के लिए हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह बहुत चीज़ें देखते हैं। नंबर 3, ओनरशिप डी जूरे होती है, बाय लॉ होती है, और पोजेशन डी फैक्टो होता है। 4, ओनरशिप के लिए लीगल टाइटल होना बहुत ज़रूरी है, जबकि पोजेशन के लिए अगर हम नॉर्मली फिजिकल कंट्रोल भी बता दें तो ये भी इनफ रहता है। जनरली देखें तो इंटेंशन और फिजिकल कंट्रोल दोनों, बट अगर एक चीज़ भी हम बता दें तो पोजेशन प्रूव करना ईजी हो जाता है। नंबर 5, ओनरशिप में फिजिकल कंट्रोल डज नॉट डिटर्मिन द ड्यूरेशन ऑफ ओनरशिप। इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ओनरशिप में फिजिकल कंट्रोल का, अगर हमें ओनरशिप प्रूव करनी है तो इसके अलावा भी हमें बहुत कुछ प्रूव करना पड़ता है। वेयर इन पोजेशन फिजिकल कंट्रोल अगर हम ड्यूरेशन एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए बता दें तो पोजेशन प्रूव करना बहुत ईजी हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं ओनरशिप के अपर हैंड में रहता है। जैसे कि एक लिमिटेशन एक्ट करके एक स्टैचूट है जो कि पार्लियामेंट ने बनाया है, वहाँ पर दिया हुआ है कि कोई भी पर्सन, फॉर एग्जांपल कोई टेनेंट है, वो अगर 20 साल तक एक जगह पर रह गया है तो वो माना जाता है कि उसने वो एडवर्स पोजेशन से वो प्रॉपर्टी ही एक्वायर कर ली है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप टेनेंट को घर दे रहे हैं तो आप जल्दी खाली करवा लीजिए, ज़्यादा टाइम के लिए मत दीजिए, या फिर अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी को ऐसे ही रहने के लिए दे रखी तो आप ज़्यादा टाइम के लिए मत दीजिए, क्योंकि ड्यूरेशन से पोजेशन में बहुत फ़र्क पड़ सकता है। नेक्स्ट, फॉर ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप लीगल प्रोसेस इज रिक्वायर्ड। जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट या डॉक्यूमेंट के थ्रू कुछ कन्वे करते हैं तो लीगल प्रोसेस तो ऑब्वियसली रिक्वायर्ड होगा। पोजेशन में
हमेशा लीगल फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड नहीं रहती हैं। बिना, जैसे कि आप लैंडलॉर्ड और टेनेंट को ही देखिए, टेनेंसी एग्रीमेंट के प्रोविजंस बनाए गए हैं, पर सिर्फ कुछ 5 से 10% ऑफ लोग ही हैं जो कि इस चीज़ को फॉलो करते हैं। बाकी सब नॉर्मल, बिना इंस्ट्रूमेंट बनाए हुए, बिना एग्रीमेंट साइन किए हुए ही लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशनशिप बहुत टाइम से निभा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये हमेशा सही होता है ओनरशिप, पर हमेशा लॉ के अकॉर्डिंग होता है, जबकि जो पोजेशन है वो रॉन्ग और इलीगल भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे चुकी हूँ गन वाला, तो ये गलत भी हो सकता है और इलीगल भी हो सकता है। लास्ट पॉइंट, ओनरशिप इंक्लूड्स द राइट टू पोजेशन। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर हम किसी को ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें पोजेशन इंक्लूडेड रहता है, पोजेशन अपने आप ट्रांसफर हो जाता है, वेराज पोजेशन में हमेशा ओनरशिप इंक्लूडेड नहीं रहती है। जैसे कि गन वाला ही आप एग्जाम्पल लीजिए, मैंने उससे घर ले लिया, मैं पोजेशन में हूँ, आराम से वहाँ पर रह रही हूँ, पर वो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है साथ में। तो ये थे हमारे कुछ डिफरेंसेस ओनरशिप और पोजेशन के बीच में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रीजंस फॉर प्रोटेक्टिंग पोजेशन। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो मोस्टली प्रॉपर्टी केसेस हैं वो इसी चीज़ पर टिके हुए हैं कि अगर हमने हमारा पोजेशन प्रूव कर दिया तो कहीं ना कहीं उसे अपर हैंड मिलता है और ओनरशिप प्रूव करना वहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है। इवन जिसे ओनरशिप प्रूव करनी है उसको ही बर्डन ऑफ प्रूफ है, उसी को वो सारी चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी, सारे एविडेंसेस लाने पड़ेंगे, और जो पोजेशन में है प्रॉपर्टी के वो आराम से रह सकता है जब तक कि कुछ एडवर्स प्रूव नहीं हो जाता है। तो इसीलिए हमें हमेशा पोजेशन को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट हमने देखा, आज जो हम कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ में टॉपिक्स कवर करने वाले थे, नंबर 1 था ओनरशिप एंड पोजेशन, जो कि हम कवर कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है पर्सनालिटी, हम वो डील करेंगे। तो पर्सनालिटी में हम देखेंगे कि 2 टाइप की पर्सनालिटीज़ होती हैं। नंबर फर्स्ट दैट इज़ लिविंग बींग्स, एंड नंबर सेकंड जो कि आर्टिफिशियल रहता है। इसमें हमारे कुछ इंस्टीट्यूशन जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ आ गई, कुछ कंपनीज आ गई, तो आर्टिफिशियल में ये सब इंक्लूडेड रहते हैं। अब देख हम आगे डील करेंगे इसको। पर्सनालिटी इज़ एन एंटिटी विच इज़ प्रोवाइडेड विद सम राइट्स एंड ड्यूटीज़। कोई भी पर्सनालिटी है तो उसकी कुछ पर्टिकुलर राइट्स रहेंगे, कुछ पर्टिकुलर ड्यूटीज़ रहेंगी जो कि लॉ ने बताई हुई हैं। ये एक बहुत बेसिक डेफिनेशन है। नेक्स्ट, सामन ने क्या कहा है लीगल पर्सनालिटी के बारे में। लीगल पर्सन मीन्स ए यूनिट और एंटिटी अदर देन ह्यूमन बींग दैट इज लिविंग बींग विच पजेसेस पर्सनालिटी अंडर द लॉ। तो सामन ने ये लीगल पर्सनालिटी के बारे में डेफिनेशन दी है, जैसे कि हमें एज इट इज़ अगेन सिर्फ याद करना है। अब आता है टाइप्स ऑफ लीगल पर्सन। तो ये कुछ 4 टाइप्स के लीगल पर्सन होते हैं जिसे हम 1 बाय 1 डील करने वाले हैं। नंबर 1 कॉर्पोरेशन, नंबर 2 इंस्टीट्यूशन, नंबर 3 फंड और स्टेट, एंड नंबर 4 आर्टिफिशियल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉर्पोरेशन को। कॉर्पोरेशन, इट इज़ सच अ क्लास सीरीज ऑफ पर्सन विच इट सेल्फ इज रिकग्नाइज्ड एज पर्सन्स बाय द लॉ। ये हमें पता है कॉर्पोरेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, इज़ अ एसोसिएशन ऑफ पीपल। इसमें भी 2 टाइप की होती हैं, ये हम थोड़ा सा पहले डील करके आ चुके हैं ओनरशिप में भी, कि सोल कॉर्पोरेशन और एग्रीगेट कॉर्पोरेशन। सोल जिसमें कि सिर्फ एक ही पर्सन है और वही सारे राइट्स लाइबिलिटीज़ मैनेज कर रहा है, और एग्रीगेट में जैसे कि ग्रुप ऑफ पीपल, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी हो गई, कोई पार्टनरशिप फॉर्म हो गई जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर उस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, और सोल में जहाँ पर सिंगल पर्सन उस चीज़ को मैनेज कर रहा है, जैसे कि एम्परर, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूशन। अब इंस्टीट्यूशन कॉर्पोरेट बॉडीज़ की तरह ही है, इसमें भी अगेन दिस इज़ अ वाइड टर्म। इसमें बहुत सारे जो भी एसोसिएशन हैं, जो भी ग्रुप्स हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो जाती हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, या कोई और एक्स्ट्रा टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड रहेंगी। नंबर 3 फंड एंड स्टेट। अब इसमें देखिए, फंड्स और प्रॉपर्टी यूज्ड इन सर्टेन स्पेशल प्रोविजन इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ लीगल पर्सन, जैसे कि ट्रस्ट, चैरिटेबल एंडोमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें जो कि हमने एक बनाई हैं किसी और के बेनिफिट के लिए, बट जैसे कि हमें पता है कि अगर हमें कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है ट्रस्ट के लिए, तो उस ट्रस्ट में देने के लिए हमें एक एस्टेट बनाना पड़ता है, हमें एक प्रॉपर्टी ऑन पेपर, हमें एक कंपनी टाइप कुछ बनानी पड़ती है, उसके अंदर ही हम ट्रस्ट और चैरिटेबल एंडोमेंट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल। तो ये हमारा लास्ट टाइप ऑफ पर्सनालिटी है। इसमें हम बोलेंगे अ लीगल पर्सन हैज़ अ रियल एग्जिस्टेंस बट इट्स पर्सनालिटी इज़ फिक्सिशियस। A fictitious personality is that which does not exist in fact but which is deemed in the eye of law. अब देखिए, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अगर आपने सुना हो पेपर कंपनी के बारे में, तो पेपर कंपनी एक्चुअली कोई कंपनी नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करती है, बट ये ऑन पेपर्स एग्जिस्ट करती है, जैसे कि हम इन द लॉज ऑफ आई बहुत सही, इन द आइज ऑफ लॉ हम इसे बहुत सही मानते हैं। इसे कभी कभी गलत तरह से भी यूज़ किया जा सकता है, अनलॉफुल तरीके से भी यूज़ किया जाता है, जो कि एक पनिशेबल ऑफेंस भी है, बट पेपर कंपनी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने वाले हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लीगल पर्सन। अब इसमें देखिए, नंबर 1 लीगल पर्सनालिटी हैज़ अ परपेचुअल सक्सेशन, अ कॉर्पोरेशन नेवर डाइज।
जैसे कि ओनर मैंने बताया था कि ये एक हेरिटेबल राइट है, सिमिलरली जो लीगल पर्सनालिटी है वो भी हेरिटेबल होता है, ये परपेचुइटी के लिए ट्रांसफ़र होता है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन जो कि अभी मैनेज कर रहा है उस चीज़ों को, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो कॉर्पोरेशन वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, इट विल सीज टू एग्जिस्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो ट्रांसफ़र हो जाएगा टू दी अदर पार्टनर्स अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म है, इट विल ट्रांसफ़र टू दी लीगल हायर्स अगर वो किसी पर्टिकुलर पर्सन की फॉर्म है, तो इसीलिए ये परपेचुइटी के लिए एग्जिस्ट करता है फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। कॉर्पोरेशन सीजेस टू एग्जिस्ट इवन आफ्टर डेथ और रिमूवल ऑफ एनी ऑफ इट्स मेंबर्स, अगर किसी पर्टिकुलर मेंबर को भी हटा दिया जाए तो भी जो कॉर्पोरेशन है वो चलता रहेगा, बाकी मेंबर्स के साथ चलता रहेगा। इनफैक्ट सच अ पर्सन इज सक्सीडेड बाय हिज हायर और अदर ऑथराइज पर्सन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसके लीगल हायर्स या लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स उस राइट को सक्सीड कर लेते हैं। नेक्स्ट, इट हैज़ इट्स कॉमन सील, कोई भी अगर लीगल पर्सनालिटी है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई कंपनी है, तो उनकी कॉमन सील रहती है जिससे कि वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। नंबर 4, इट कैन स्यू अदर्स और कैन बी स्यूड। नाउ अगेन दिस इज़ डिफरेंट टॉपिक। जैसे कि नॉर्मली अगर हम देखें तो रजिस्ट्रेशन जो होता है किसी भी फॉर्म या कंपनी का वो कंपलसरी रजिस्ट्रेबल नहीं होता है, बट अगर जो कंपनी है वो वांट टू स्यू अदर्स और वांट टू बी सूड बाय अदर्स तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। तो ये भी कुछ सिमिलर है, अगर ज़रूरत पड़े तो आप लिख दीजिएगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट सच इम्पॉर्टेंट। लास्ट, लीगल पर्सन एंड इट्स मेंबर्स आर कंप्लीटली सेपरेट पर्सनैलिटीज़। अगेन ये कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हम देखेंगे कि जो कंपनी है उसके पास एब्सोल्यूट जो ओनरशिप रहती है, एब्सोल्यूट राइट्स रहते हैं, जबकि जो उसके मेंबर्स हैं उनके पास में लिमिटेड राइट्स रहते हैं। अगर वो सेपरेबल है या फिर ऐसा प्रूव हो जाता है कि जो लीगल पर्सन उस चीज़ को मैनेज कर रहा था वो सिर्फ उसी की गलती है, तो उसे अलग से एब्सोल्यूटली पनिश किया जाता है एब्सोल्यूट राइट्स एंड ड्यूटीज़ के लिए। अदरवाइज उनके पास सिर्फ लिमिटेड राइट्स रहते हैं, लिमिटेड चीज़ों के लिए ही वो पनिश हो सकते हैं। वेयरएज जो लीगल पर्सन है जो कि एक्चुअली कॉर्पोरेशन है उसी को एब्सोल्यूटली पनिश किया जाता है। लास्ट में आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल। अब इसमें क्या होता है, देखिए, इट इज़ रिलेटेड टू लीगल पर्सनालिटी। ऑब्वियसली अगर हम यही सारी चीज़ें डील करें तो इसी में फॉल करने वाला है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम पर्सनल लाइबिलिटी टू इट्स मेंबर्स बिकॉज ऑल द लाइबिलिटीज़ बिलोंग टू द लीगल पर्सनालिटी। ये भी हम देख चुके हैं कि अगर हमें किसी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है तो प्रोटेक्शन फ्रॉम पर्सनल लाइबिलिटी टू इट्स मेंबर्स बिकॉज ऑल द लाइबिलिटीज़ बिलोंग टू द लीगल पर्सनालिटी, तो अगर हमें उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है तो वो सेपरेबल होना चाहिए। थर्ड, a legal person can be sued but its members are not sued directly। ये मैंने अभी आपको बताया ही था कि अगर मेंबर्स को हमें डायरेक्टली सू करना है विद एब्सोल्यूट लाइबिलिटी तो हमें उसके लिए अलग से प्रूफ करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट होता है, देखिए, therefore लीगल पर्सनालिटी प्रोवाइड्स अ वेल टू इट्स मेंबर्स बिहाइंड विच दे आर सेव्ड फ्रॉम मेनी लाइबिलिटीज़। जनरली हम देखेंगे कि सिर्फ एक कॉर्पोरेशन को सू किया जाता है, बट क्योंकि ये एक वेल प्रोवाइडेड है क्योंकि उसके मेंबर्स को बचा लेता है डायरेक्टली लाइबिलिटी से, बट अगर प्रूव हो जाता है तो फिर वो वेल हट जाएगा और फिर वो पर्सनल लाइबल रहेगा। यहाँ पर दिस वेल इज़ नॉट इम्पर्मिएबल, ये वेल एक परमानेंट चीज़ नहीं है, इसे हटाया जा सकता है। इफ़ द लीगल पर्सनैलिटी इज़ यूज्ड अगेंस्ट द लॉ देन कोर्ट कैन ऑर्डर टू रिमूव द वेल एंड पनिश द पर्टिकुलर पर्सन। लास्ट, in case of the removal of the will the members of the corporation becomes personally liable। जैसे कि विजय माल्या वाला केस, ये आप सभी को पता ही है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इस विल को हटा दिया गया था और पर्सनली लाइबल किया गया था। नेक्स्ट आता है अब कंक्लूजन। हमने ये जो सारी पर्सनालिटी के अंदर चीज़ें देखी उससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं। लीगल पर्सनालिटी प्रोवाइड्स एन आइडेंटिटी टू ऑल इट्स मेंबर्स कलेक्टिवली एंड रिप्रेजेंट ऑल ऑफ इट्स मेंबर्स, बट देन अगेन इट इज़ सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन सिमिलर लाइक कॉर्पोरेट वेल एंड अदर लीगल पर्सनालिटी राइट्स। लीगल जो पर्सनालिटी रहती है वो अपने सभी मेंबर्स को एक आइडेंटिटी तो प्रोवाइड कर रहा है, वो सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इट इज़ सब्जेक्ट टू दी पर्सनल इंडिविजुअल लाइबिलिटी एज वेल। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लाइबिलिटी क्या होता है। अब यहाँ पर अगेन सामान्य डेफिनेशन दी है लाइबिलिटी की। लाइबिलिटी इज़ द बॉन्ड ऑफ नेसेसिटी दैट एग्जिस्ट बिटवीन द रॉन्ग डूअर एंड द रेमेडी ऑफ द रॉन्ग। अगेन ये पूरी चीज़ हमें याद ही करनी है। देन आता है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ लाइबिलिटी इज़ टू होल्ड समवन रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स एंड ओमिशन। अभी हम आगे इन दो वर्ड्स को डील करेंगे इसलिए मैं इनका थोड़ा जस्ट बता देती हूँ। एक्ट मतलब कि कोई भी लॉफुल एक्ट करना, और ओमिशन मतलब कि कोई लॉफुल एक्ट जो कि हमें करना था हमने उसे ओमिट कर दिया, मतलब कि नहीं करना। टू नॉट टू डू सच एक्ट विल बी कवर्ड अंडर ओमिशन। और ओमिशन हमेशा लॉफुल एक्ट का ही हो सकता है। अगर कोई चीज़ अनलॉफुल थी और अगर हम उसे नहीं कर रहे हैं तो वो तो सही चीज़ हो गई ना, इसीलिए ओमिशन हमेशा लॉफुल एक्ट्स को नहीं करना ही माना जाएगा। देन आता है लाइबिलिटी लीड्स टू लीगल ऑब्लिगेशन। अगर कोई लाइबिलिटी है तो मतलब कि वो हमारी ड्यूटी थी, वो ऑब्लिगेशन है, हमें करना था, नहीं किया तो फिर वो समटाइम्स इट इज़ अ सिविल रॉन्ग, समटाइम्स इट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस, डिपेंडिंग ऑन व्हाट लाइबिलिटी इट इज़। नेक्स्ट, सिविल लाइबिलिटीज़ आर कॉज्ड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड टॉर्ट लॉ।
अब देखिए ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। वैसे तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा कोडिफाइड लॉ है और जो टॉर्ट है वो हमारा अनकोडिफाइड लॉ है। तो इसमें अलग अलग तरह से लाइबिलिटीज़ डिफाइंड है, अलग अलग तरह से ये पनिशेबल हैं। तो डिपेंडिंग ऑन लाइबिलिटी क्या है वो अलग अलग तरह से, और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट में ही नहीं, ऐसे और बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं, बहुत सारे स्टैट्यूट्स बनाए गए हैं बाय इंडियन पार्लियामेंट, जहाँ पे कि ये पनिशेबल भी रहता है और लाइबिलिटीज़ डिफाइंड भी हैं। देन आता है टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़। अब हम देखेंगे टाइप्स क्या है लाइबिलिटीज़ के। नंबर 1 दैट इज़ प्राइमरी लाइबिलिटी। It is the liability for which the person himself is directly responsible for all the acts and omissions done by him. प्राइमरी हम देखें तो जो कि फर्स्ट प्राइमा फेसाई, जो कि फर्स्ट इंस्टेंस पे चीज़ समझ में आ रही है, जो कि डायरेक्टली प्राइमरी लाइबिलिटी का बहुत ही बेसिक मतलब ये है कि जो पर्सन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो। फॉर एग्जांपल मेरे सामने लैपटॉप रखा है, अब लैपटॉप को चार्ज करने की जो प्राइमरी लाइबिलिटी है वो मेरी है, मैं चार्ज नहीं करूँगी ये बंद हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली मेरे ऊपर है, सिर्फ ये काम मैं ही कर सकती हूँ क्योंकि मैं इसके सामने बैठी हूँ। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी लाइबिलिटी। इट इज़ द लाइबिलिटी विच अराइजेस व्हेन द पर्सन हु इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स एंड ओमिशन डज नॉट फुलफिल हिज लाइबिलिटीज व्हेन द प्राइमरी लाइबिलिटी इज नॉट एड्रेस्ड, देन सेकेंडरी लाइबिलिटी। अब देखिए सेकेंडरी लाइबिलिटी और वाइकेरियस लाइबिलिटी, ये दोनों सुनने में बहुत सिंपल है बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जो सेकेंडरी लाइबिलिटी है वो कैसे थोड़ी सी डिफरेंट है हम वो देखेंगे कि जब प्राइमरी लाइबिलिटी से कोई भी एक्ट्स या ओमिशन जो कि होना था वो नहीं हो पाया, जो नहीं हो पाया उसे करना था, अगर वो चीज़ प्राइमरीली फुलफिल नहीं हो पा रही है तो वहाँ पे आती है सेकेंडरी लाइबिलिटी। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लैपटॉप वाला एग्जांपल लीजिए, मुझे लैपटॉप चार्ज लगाना था बट मैंने नहीं किया है, मैं यहाँ से उठ के गई हूँ, मेरी फैमिली में से किसी और ने देखा, मेरे किसी फ्रेंड ने देखा, तो उन्होंने ये लैपटॉप चार्ज लगा दिया क्योंकि इसे चार्ज करने की ज़रूरत थी, तो वो सेकेंडरी लाइबिलिटी, क्योंकि प्राइमरीली मैंने फुलफिल नहीं की तो फिर सेकेंडरी कोई और कर रहा है। थर्ड, limited liability. In such liability, the responsibility of person is limited, such as the member of legal firm or liability of a shareholder is only that much what he has invested. ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि ये इक्विटी शेयर्स इन सब में बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। हम बहुत बार देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो बैंकक्रप्ट हो जा रही हैं, तो उनमें जो भी शेयर होल्डर्स रहते हैं उनको फटाफट से जैसे ही वो कंपनी बैंकक्रप्ट होती है फटाफट से जो उनके शेयर होल्डर्स हैं उनको पकड़ा जाता है ताकि उनसे पैसा निकाला जाए, बट उन लोगों की सिर्फ ये लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कंपनी है जो कि 1 करोड़ का कैपिटल है उसका, बट उसके कुछ 4-5 शेयर होल्डर्स हैं जिनका सिर्फ 5 लाख 10 लाख का उसमें इन्वेस्टमेंट रहा है। नो मैटर अगर उस शेयर होल्डर का खुद का टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, बट वो फिर भी वो 5 लाख के लिए ही वहाँ पर लाइबल होगा, क्योंकि उनका सिर्फ लिमिटेड लाइबिलिटी है, टू दी एक्सटेंट ही वो लाइबल रहेंगे। अगर उन्होंने 5 लाख इन्वेस्ट किया तो वो सिर्फ उतने के लिए ही लाइबल रहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा जॉइंट लाइबिलिटी। जॉइंट लाइबिलिटी नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा लोग जहाँ पे इंक्लूडेड रहें उसके अंदर, तो वो जॉइंट लाइबिलिटी हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी एक पर्सन, सिंपल पर्सन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, क्योंकि ये जॉइंट है तो यहाँ पे 2 से 4 लोग इसमें आराम से रहते ही हैं। नेक्स्ट आता है सेपरेट लाइबिलिटी, जहाँ पर कि अ पर्सन इज सेपरेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्ट और कॉर्पोरेशन इन अ लीगल फॉर्म, देन इट इज़ कॉल्ड सेपरेट लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी सेपरेबल है, जैसे कि कॉर्पोरेट वेल वाला कॉन्सेप्ट ले लीजिए आप, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली देखें तो सबसे फर्स्ट इंस्टेंस पे प्राइमा फेसाई वो कॉर्पोरेशन लाइबल रहेगा, बट अगर उसकी किसी एक पर्सन की सेपरेट लाइबिलिटी प्रूव हो जाती है या फिर वो खुद मान लेता है या वट एवर द रीज़न में भी, अगर उसकी सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसका इलीगल ओमिशन प्रूव हो जाता है तो फिर हम उसे अलग से लाइबल ठहरा सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, सेपरेट लाइबिलिटी। नेक्स्ट आता है रे एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, जहाँ पर कि एब्सोल्यूट अगेन नाम से ही समझ में आ रहा है, जहाँ पर कि पर्सन कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होता है एक्ट्स और ओमिशंस के लिए, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी रहती है उसकी। नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेटिव लाइबिलिटी, जहाँ पर कि वेयर अ पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर पर्सन्स एक्ट और ओमिशन। रिप्रेजेंटेटिव अगेन नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई पर्सन है वो किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड हेंस उसी के एक्ट्स और ओमिशन के लिए लाइबल रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन लीगल पर्सनालिटीज एंड लाइबिलिटी। रिलेशन क्या है इन दोनों में? नंबर 1, लीगल पर्सनालिटी हैज़ सम राइट्स एंड ड्यूटीज, इफ इट फेल्स इन अकॉम्प्लिशिंग इट्स ड्यूटीज देन इट इज़ कम्प्लीटली लाइबल फॉर ओमिशन। ये मैं आपको इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि एक्ट क्या होता है और ओमिशन क्या होता है। अब दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, आप सोचिए किसी लीगल पर्सनालिटी की कोई पर्टिकुलर राइट्स और ड्यूटीज़ हैं जो कि उसने फुलफिल नहीं किए, तो अगर उसने कोई चीज़ फुलफिल नहीं की है, नॉट टू डू सच एक्ट, अगर उसने नहीं किया तो वो अपने आप ही ओमिशन के लिए लाइबल हो गया है। नेक्स्ट, legal personality protect its member from complete liability and provide them only limited liability. The same concept is corporate will, कि जो person है उनकी limited liability ही रहती है until unless subject to the other things, but generally देखा जाए तो जो absolute liability है वो legal personality की रहेगी, उस corporation की रहेगी, उस company की रहेगी, और जो उसके members हैं उनको सिर्फ limited liability face करना होगा।
नेक्स्ट सब टॉपिक जो कि आज हम कवर करने वाले हैं वो रहेगा लीगल राइट्स। तो देखिए लीगल राइट्स क्या होते हैं। लीगल राइट्स आर द राइट्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिसे लॉ ने रिकॉग्नाइज कर लिया हो, जिसे कि लॉ एक राइट मानता हो, वो लीगल राइट रहेंगे। और जब भी कोई लॉ राइट मान लेता है तो मतलब हमारे पास उसके अपने आप रेमेडीज़ भी आ जाती हैं, क्योंकि कोई राइट है तो इट्स ऑब्वियस कि वो कहीं ना कहीं जाके इन्फ्रिंज होगा। अब अगर कोई राइट है वो इन्फ्रिंज हो रहा है तो उसकी रेमेडी भी हमें मिलेगी। तो वही सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अब आता है सामन। अभी तक हम काफ़ी जुरिस्ट की डेफिनेशंस देख चुके हैं, तो अगेन यहाँ पे भी वही है। सामन ने क्या बोला है लीगल राइट्स के बारे में? लीगल राइट्स आर द इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ। फिर प्रोफेसर ग्रे क्या कहते हैं इसके बारे में? लीगल राइट्स इज दैट पावर थ्रू विच अ पर्सन लीगली बाइंड्स समवन टू डू और नॉट टू डू समथिंग। यहाँ पर प्रोफेसर ग्रे ने बोला है कि लीगल राइट्स इज राइट जहाँ से कि हम किसी और को बाइंड कर सकते हैं कि या तो तुम ये पर्टिकुलर काम करो या फिर तो तुम ये पर्टिकुलर काम मत करो, डिपेंडिंग ऑन मतलब किस चीज़ का वो राइट है। नेक्स्ट आता है थियोरीज ऑफ लीगल राइट्स। देन अगेन अब ये जो टॉपिक है ये बहुत ही सिंपल चलने वाला है, यहाँ पर समझाने का कुछ भी नहीं है, ये एज इट इज़ आपको रिटेन करना है। नंबर 1 विल थ्योरी। अब नाम से ही समझ आ रहा है अगेन विल थ्योरी है तो कहीं ना कहीं उसमें विल मेजर एलिमेंट रहने वाला है, बट फिर भी मैं आपके लिए एक बार रीड आउट कर देती हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी will is the major element of rights. The objective of law is to provide means of expression to a person and for this rights are provided to him. और जिन जूरिस्ट ने इसका फेवर किया विल थ्योरी का वो रहे हैं ऑस्टिन, हॉलैंड एंड पोलक। नंबर 2 इंटरेस्ट थ्योरी। अगेन नाम से ही हम रिकग्नाइज कर पा रहे हैं कि यहाँ पर इंटरेस्ट मेजर एलिमेंट रहेगा। अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी इंटरेस्ट इज द मेजर एलिमेंट एज राइट्स कैन बी देयर विदाउट विल सच एज लीगल राइट्स टू चिल्ड्रन, ल्यूनाटिक पर्सन एंड कॉर्पोरेशन। और इसके फेवर में जो जूरिस्ट रहे हैं वो रहे हैं एयरिंग। इसमें ये एन नहीं आता है स्पेलिंग में, इसे आप हटा लीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि सामन ने जो राइट्स है उनको कैसे डिवाइड किया है, क्या क्या मेजर एलिमेंट्स रहे हैं वो हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू सामन। नंबर 1 पर्सन ऑफ इनहेरेंस। जब भी हम इसकी बात करेंगे तो वो कौन से एलिमेंट में इंक्लूडेड रहेगा? राइट में। फिर जब हम बात करेंगे पर्सन ऑफ इंसिडेंस तो ये किस में इंक्लूडेड रहेगा? ड्यूटी में। थर्ड सब्जेक्ट मैटर ऑफ राइट, ये रहेगा सब्जेक्ट में इंक्लूडेड। फोर्थ आता है कॉन्वेंट ऑफ राइट, ये कंटेंट में इंक्लूडेड रहेगा। और लास्ट में टाइटल ऑफ राइट, ये इंक्लूडेड रहेगा टाइटल में। तो ये 5 एलिमेंट्स होते हैं मेजर एलिमेंट्स जो कि राइट के। देन अगेन इसे सिर्फ हम याद कर सकते हैं बार बार पढ़कर, और इसका कोई तरीका नहीं है और इसमें कुछ समझाने का भी नहीं है। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ लीगल राइट्स। अब हमने देखा कि लीगल राइट्स क्या होते हैं जो कि लॉ ने रिकॉग्नाइज किया हो या फिर जिसे लॉ ने डिक्लेयर कर दिया हो। अब हम देखेंगे कि लॉ तो बहुत सारी चीज़ें डिक्लेयर कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज कर सकता है, तो हम उसके टाइप्स देखने वाले हैं। नंबर 1 आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट। अब देखिए आप अंदर डेप्थ में मत जाइए, आप नाम से समझने की कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव राइट मतलब कि हम कुछ पॉजिटिव बोल रहे हैं, किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हैं। दैट इज राइट विच डिमांड फॉर सम एक्शन बाय द पर्सन ऑन होम द ड्यूटी और ऑब्लिगेशन लाइज। दैट इज किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हैं, बेसिक मतलब यही है। नेगेटिव जहाँ पे हम उसे बोल रहे हैं कि मत करो ये काम, आज not to do such thing similar to the act and omission. Next, real rights and personal rights. अब देखिए इसे समझने के लिए आप ये 2 वर्ड समझिए पहले, राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सनम। नाम से याद करने की कोशिश कीजिए अगेन। राइट इन पर्सनम पहले मैं बताती हूँ। राइट इन पर्सनम मतलब किसी पर्सन, किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट राइट। फिर आता है राइट इन रेम जो कि होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अगेंस्ट जो राइट है। अभी मैंने आपको इसी लेक्चर के स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल दिया था सेल और लीज का, उससे इसे कनेक्ट करके देखिए। जब भी हम किसी प्रॉपर्टी का सेल कर रहे हैं तो मतलब कि हम एब्सोल्यूट राइट्स ट्रांसफर कर रहे हैं किसी और को, तो वहाँ पे जो सेल है, जो हमारे राइट्स सेल में अराइज हो रहे हैं वो राइट इन रेम है, पूरी दुनिया के अगेंस्ट है। अगर कोई पहले ओनर था तो वो पूरी दुनिया के लिए ओनर था, अगर आज मैं ओनर हूँ तो मैं पूरी दुनिया के लिए ओनर हूँ। वेयर एज अगर मैं किसी को प्रॉपर्टी लीज के लिए दे रही हूँ तो वो 6 महीने की लीज है फॉर एग्जाम्पल, तो वो सिर्फ 6 महीने के लिए, मुझे पूरी दुनिया को अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है कि इस पर्सन को मैंने टेनेंसी पे दिया है या लीज पे दिया है। वो सिर्फ 2 लोगों के बीच की बात है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच की बात है, या फिर लेसर और लेसी के बीच की बात है। तो ये हमारा होता है राइट इन रेम और राइट इन पर्सनम। तो देखिए अ रियल राइट इज अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, इट इज नोन एज राइट इन रेम, एंड विच इज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन और अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, उसे हम कहते हैं राइट इन पर्सनम। नेक्स्ट आता है परफेक्ट और इम्परफेक्ट राइट। परफेक्ट राइट जिसमें कि कोई ना कोई लीगल रेमेडी रहती है, क्योंकि कोई राइट है तो उसका इन्फ्रिंजमेंट होगा, इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है तो लॉ उसकी रेमेडी भी प्रोवाइड करेगा। बट अगेन कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जिनकी की कोई लीगल रेमेडी नहीं होती है, तो वो हमारे कवर होने वाले हैं इम्परफेक्ट राइट में। नेक्स्ट आता है प्रोप्राइटरी राइट एंड पर्सनल राइट। अब देखिए प्रोप्राइटरी राइट मतलब कि राइट ऑफ प्रॉपर्टी और एनी मटेरियल थिंग विच इज सम मॉनिटरी वैल्यू। मतलब कि प्रोप्राइटरी राइट नाम से ही देखिए कि अगर किसी प्रोप्राइटरी के ऊपर वो राइट है, किसी
किसी पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर वो राइट है, मतलब कि कंसिडरेशन इन दी आइज ऑफ लॉ, अगर उसका कुछ भी मॉनिटरी वैल्यू है, कुछ भी रियल कंसिडरेशन है तो वो यहाँ पर इंक्लूडेड रहेगा। और दूसरा आता है पर्सनल राइट्स, जिसकी कि कोई मॉनिटरी वैल्यू नहीं होती है, ये सिर्फ मॉरली एथिकली हमें पता होता है कि ये पर्सनल राइट है, जैसे कि सेल्फ रिस्पेक्ट, ये एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो कि आज का यूथ बहुत यूज़ कर रहा है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट हम कहते हैं, ये एज सच कोई राइट नहीं है, इसका कोई कंसिडरेशन नहीं है, कहीं पर लिखा नहीं हुआ, बट स्टिल दिस इज़ अ राइट, तो वो पर्सनल राइट है। अ पर्सनस रिस्पेक्ट, एस्टीम, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें इसी में इंक्लूडेड रहती हैं। देन आता है हेरिटेबल और इनहेरिटेबल राइट। अब हेरिटेबल भी आपको पता है, वेस्टेड राइट को ही हम इनहेरिटेबल राइट कह सकते हैं, जो कि जनरेशन बाय जनरेशन सक्सेशन में जाता रहता है, कहीं स्टॉप नहीं होता है। दिस इज फॉर परपेचुइटी, इट एग्जिस्ट इवन आफ्टर डेथ एंड इनहेरिटेड बाय द नेक्स्ट जनरेशन, एंड दैट टू ऑटोमेटिकली। यहाँ पर आके कुछ हमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, कोई नया कन्वेंस इंस्ट्रूमेंट बताने की या बनाने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप चला जाता है ये। नेक्स्ट आता है इन अनइनहेरिटेबल राइट, जिसमें कि सिर्फ लाइफ टाइम के लिए होता है। अगेन इसका यहाँ ऑपोजिट कर सकते हैं हम, परपेचुइटी के लिए ट्रांसफर हो गया और दूसरा हो गया लाइफ टाइम के लिए ट्रांसफर, फॉर अ टेम्पररी पीरियड और अ पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो ट्रांसफर हो रहा है। नेक्स्ट आता है राइट इन रे प्रोप्रिया और राइट इन रे एलिनिया। इन रे प्रोप्रिया का क्या होता है, ओवर हिज ओन प्रॉपर्टी, मतलब कि उसकी खुद की प्रॉपर्टी के ऊपर अगर उसका कोई राइट है तो वो इसमें आएगा। बट प्रॉपर्टी ऑफ समवन एल्स लाइक ईजमेंट में हम जो सर्वियंट हेरिटेज पे डोमिनेंट हेरिटेज का जो राइट रहता है वो आता है राइट इन रे एलिनिया। इसका भी एग्जाम्पल आप नॉर्मल ईजमेंट से याद रख सकते हैं, इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल राइट एंड एक्सेसरी राइट। प्रिंसिपल राइट मतलब कि जो इंडिपेंडेंट राइट्स होते हैं, इसके लिए हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली हो जाएगा। अगर ये है फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉपर्टी अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसके ऊपर उसका जो प्रिंसिपल राइट है वो तो रहेगा ही रहेगा, बिना किसी और हेल्प के, बिना किसी की असिस्टेंस के, तो वो इंडिपेंडेंट राइट है जो कि एग्जिस्टेंस में रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट आता है एक्सेसरी राइट्स, ये हमेशा किसी और पे डिपेंडेंट रहते हैं, यहाँ पे उन्हें असिस्टेंस चाहिए होती है, तो ये डिपेंड रहते हैं प्रिंसिपल राइट्स पे। नेक्स्ट आता है पब्लिक राइट एंड प्राइवेट राइट। तो पब्लिक राइट जो कि पब्लिक के लिए है, जो कि स्पेशली एग्जांपल हम देखें तो स्टेट के पास रहते हैं जो कि पब्लिक के लिए डील करता है, और प्राइवेट राइट जो कि पर्सन के पास रहते हैं। फॉर एग्जांपल पर्सन में मेरा घर, जैसे कि मेरा कोई घर है तो उसके ऊपर मेरा प्राइवेट राइट हो गया, बट वेरएज कोई रेलवे स्टेशन है तो वो स्टेट का हो गया, क्योंकि वो पब्लिक राइट्स के लिए है, पब्लिक के लिए बनाया गया है। देन आता है फंडामेंटल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो फंडामेंटल राइट में क्या हो गया, जो कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत बेसिक राइट्स हैं, लाइक दीज आर द राइट्स दैट कैन नॉट बी टेकन अवे। जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी में हम पढ़ते हुए आए हैं, ये फंडामेंटल राइट है जो कि चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं भी लिखा हुआ है तो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 21, अगर आपने पढ़ा है ये पॉलिटी में, तो जो आर्टिकल 21 है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिखी हुई नहीं थी, बट टाइम टू टाइम कोर्ट्स ने और पार्लियामेंट ने वो चीज़ इंक्लूड करी है क्योंकि उसकी ज़रूरत थी फॉर दी डेवलपमेंट और फॉर दी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ऑफ पीपल। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो कि एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं, जो कि एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है वहाँ पर, उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहेंगे। देन आता है वेस्टेड राइट एंड कंटिंजेंट राइट। तो देखिए वेस्टेड राइट अगेन हेरिटेबल राइट जैसा ही है, ये इमीडिएट हैं, ऑटोमेटिक हैं, किसी डिपेंडेंस की ज़रूरत नहीं है, ये एक सर्टेन इवेंट पे बेस्ड होते हैं जो कि होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल डेथ, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी किसी सर्टेन इवेंट पे कुछ बेस्ड होता है तो वो इधर आ जाएगा। देन आता है कंटिंजेंट राइट। कंटिंजेंट मतलब कि जो किसी डिपेंडेंसी लाइक किसी कंडीशन पे बेस्ड है कि अगर बारिश होगी तो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, या फिर बारिश नहीं होगी तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी, तो वैसी वाली चीज़ें आ जाती हैं कंटिंजेंसी में। और वेस्टेड जैसे कि डेथ होगी तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो ही जाएगी, वो इनएविटेबल राइट है, आज नहीं तो कल होना ही है। देन आगे आता है लीगल राइट और इक्विटेबल राइट। लीगल राइट जो कि लॉ ने बताया हो, इक्विटेबल राइट जो कि इक्विटी या शेयर्स से डिफाइन हुआ हो। फिर आता है जस्ट एड्रेम और जस्ट इन रे। तो जस्ट एड्रेम कहता है राइट टू थिंग इन विच पोजेशन इज नॉट प्रोवाइडेड। ये कुछ राइट्स है जहाँ पे पोजेशन प्रोवाइड नहीं होता है, बट स्टिल वो राइट हैं, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। देन जस्ट इन रे, जिसमें कि राइट तो है पर यहाँ पे साथ के साथ पोजेशन भी मिल रहा है, तो कि कुछ राइट्स जहाँ पे पोजेशन नहीं मिलते तो वो आएगा एड्रेम में, और जहाँ पे पोजेशन मिल रहा है वो आएगा इन रेम में। नेक्स्ट जो हमारा सब टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो होगा लीगल ड्यूटीज़। हमने राइट्स देख लिए, अब ये चीज़ अगेन बट ऑब्वियस है कि अगर किसी को कुछ राइट्स मिल रहे हैं तो उनको कुछ ड्यूटीज़ भी फॉलो करनी पड़ेंगी। सिमिलर टू पॉलिटी यहाँ पर दिमाग में रखिए, अगर हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं तो साथ में हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी मिली हैं। अगर स्टेट हमें कुछ राइट्स प्रोवाइड कर रहा है तो हमें भी स्टेट के लिए कुछ ड्यूटीज़ करनी होती हैं। सिमिलरली वो हम देखेंगे यहाँ पर, लीगल ड्यूटीज़ आर द ड्यूटीज़ विच आर लीगल बाउंड्रीज, लीगल ऑब्लिगेशन, एंड इफ दीज आर नॉट फॉलोड देन इट इज़ कंसिडर्ड एज लीगल रॉन्ग और ओमिशन। जैसा कि मैंने बताया था, कोई भी ड्यूटी है जो कि हमें करनी थी, हमें बताया गया है कि आपकी ऑब्लिगेशन है, अगर हमने वो नहीं किया तो वो हमारे लीगल रॉन्ग हो जाएगा। एंड डिपेंडिंग कि क्या राइट है या किस ग्रेविटी का राइट हमने नहीं किया है, वो या तो पनिशेबल होगा या वो पनिशेबल नहीं होगा। देन आता है अकॉर्डिंग टू ग्रे। हमने देखा था कि प्रोफेसर ग्रे ने लीगल राइट्स का कुछ डेफिनेशन दिया है, तो वही चीज़ यहाँ पर है कि ग्रे ने यहाँ पर बताया है
Professor Gray, the main aim of the law is to protect human being by creation of such obligation in the people to do or not to do certain tasks. This obligation is called duty. प्रोफेसर ग्रे यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात कह रहे हैं कि ये हमारे ही लिए, हमारे ही बेटरमेंट के लिए बनाया गया है कि हमें कुछ काम करना है और नहीं करना है, एक सोसाइटी के बेटर फंक्शनिंग के लिए ही ये बनाया गया है और इसी ऑब्लिगेशन को हम ड्यूटी कहते हैं. फिर हिबर्ट बताते हैं, ड्यूटी इज दैट वेस्टेड ऑब्लिगेशन इन अ पर्सन हुज वर्क कैन बी कंट्रोल्ड बाय द हेल्प एंड परमिशन ऑफ द स्टेट. मतलब कि हिबर्ट ने यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टेट को इसमें इन्वॉल्व कर दिया है. देन अगेन ये इनका पर्सनल ओपिनियन था. अब आता है लीगल ड्यूटीज़. हमने देखा कि बहुत सारे तरह के लीगल राइट्स होते हैं. अब हम देखेंगे कि लीगल ड्यूटीज़ किस किस तरह की होती हैं. तो नंबर 1, रिलेटिव और एब्सोल्यूट. रिलेटिव ड्यूटी जिसमें कि कोई रिलेटिव राइट होता है, और एब्सोल्यूट ड्यूटी जहाँ पे कि कोई रिलेटिव राइट नहीं होता है. ये एब्सोल्यूट है कि और राइट ये तो मतलब करना ही करना है, इंपॉर्टेंट हो गया ये बहुत. देन आता है पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव जहाँ पर हम किसी को कह रहे हैं कि तुम्हें ये करना है, और नेगेटिव जहाँ पर हम किसी को रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं कुछ करने के लिए. देन आता है प्राइमरी. प्राइमरी मतलब खुद से ही एग्जिस्ट हो जाएगा, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट है कि ये तो होगा, लाइक एग्जिस्ट है, ये तो करना ही करना है. देन अगेन सेकेंडरी ड्यूटी, ये डिपेंड करती है प्राइमरी ड्यूटी पे, इसको खुद से नहीं किया जा सकता, इंडिपेंडेंट नहीं होती है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी ड्यूटी. देन आता है लीगल ड्यूटी और मॉरल ड्यूटी. लीगल जैसे कि लॉ ने बताया है, और मॉरल जो कि हमारा मॉरल लाइक मोरालिटी एथिक्स में हम देखते हैं कि ठीक है ये हमें करना चाहिए. देन आता है रिलेशनशिप बिटवीन लीगल राइट्स एंड लीगल ड्यूटीज़. जनरली अगर हम देखें तो लीगल राइट और ड्यूटी को एग्जिस्ट करती हैं. अगर कहीं पर राइट है तो हमें ड्यूटी भी मिलेगी, बट इसी को हम एक फॉर्मल तरीके से यहाँ पर डील करने वाले हैं. लीगल राइट एंड ड्यूटीज़ आर को रिलेटेड इन सच अ मैनर दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन वन विदाउट द अनदर. ये हमें पता है कि ये को रिलेटेड हैं, को एग्जिस्ट करती हैं, तो एक के बिना दूसरे को हम जनरली तो नहीं देख सकते. ऑल्दो कुछ ऐसी ड्यूटीज़ हैं जो कि एब्सोल्यूट है, जो कि हमें करनी ही पड़ेंगी विदाउट इवन राइट्स, विदाउट इवन गेटिंग एनी राइट्स, बट फिर भी जनरल ओपिनियन यही है. देन आता है कुछ जूरिस्ट हैं जो कि कहते हैं दैट विद एवरी राइट देयर इज को रिलेटेड ड्यूटी, बट देर आर अगेन जूरिस्ट जो कि इस चीज़ से अग्री नहीं करते हैं, क्योंकि देर आर सम एब्सोल्यूट ड्यूटीज़ जो भी एग्जिस्ट करती हैं. ये भी कहीं ना कहीं सही बात है, तो हम इसे देखेंगे जनरल और स्पेशल केस की तरह. फिर आता है राइट ऑफ पर्सन इज ड्यूटी ऑफ अनदर पर्सन. अगर किसी पर्सन का कुछ राइट है तो वो किसी दूसरे पर्सन की ड्यूटी हो जाती है. अगेन पॉलिटी को दिमाग में रखिए, स्टेट हमें कुछ राइट्स प्रोवाइड कर रहा है तो वो स्टेट की तो ड्यूटी हो गई और हमारे वो राइट्स हो गए. वेराज हमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ करनी है तो वो स्टेट का तो राइट हो गया टू गेट दैट ड्यूटी डन फ्रॉम आवर सेल्फ, बट हमारे लिए वो ड्यूटी है कि हमें वो फुलफिल करना है. तो किसी एक पर्सन की राइट किसी दूसरे पर्सन की ड्यूटी हो सकती है, ये हमेशा नहीं होता है, जनरल ओपिनियन है. देन अकॉर्डिंग टू सामंड. अब देखिए सामंड यहाँ पर क्या कहते हैं, लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़ फ्रॉम अ लीगल बॉन्ड ऑफ ऑब्लिगेशन बिटवीन टू पीपल. ये दो लोगों के बीच की बात है. अगेन ये पूरी तरह से सही नहीं है, बट अगेन ये इनका ही व्यू था, तो ये बस हमें याद करना है. देन therefore it is well accepted fact that rights and duties are correlated and they have coexistence. तो हमें सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है टू कंक्लूड ऑल दिस थिंग्स कि एक्सेप्शंस तो हर जगह रहते हैं. हमने देखा कि कुछ एब्सोल्यूट ड्यूटीज़ होती हैं, हमने देखा कि कहीं ना कहीं ये को रिलेटेड भी नहीं होती, बट फिर भी जो चीज़ हमें कंक्लूजन में लिखनी है वो यही है कि ये को रिलेटेड होती हैं और को एग्जिस्ट करती हैं. तो आज का लेक्चर हमारे यहीं ख़त्म होता है. आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 के साथ. टिल देन कीप रिवाइजिंग.